हाय एवरीवन। एक बार स्वागत है इस चैनल पर। और हम जो है इसमें चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी के क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूटी एग्जाम के लिए। तो ये आपको जो है अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को और इसको सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें जो बोला है कि मैनी ऑफ आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड पैटर्न कैन बी ट्रेस्ड टू आवर एग्रेरियन बैकग्राउंड विच फेस्टिवल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। आपको पता है कि हर साल जो है फेस्टिवल मनाया जाता है जो बेस्ड ऑन एग्रेरियन होता है, यानी फेस्टिवल जो होता है बेसिकली कल्चरल क्रॉप्स बेस्ड होता है। ठीक है। खासकर जो हम देखते हैं पोंगल जो है कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है। बिहू जो है ये आसाम के अंदर होता है। ठीक है। नेक्स्ट बैसाखी जो है पंजाब और हरियाणा में प्राइमरली जो है फेस्टिवल दिखाया जाता है, पंजाब एंड हरियाणा। तो यानी इसमें पूछ रहा है कि विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फेस्टिवल, तो होली नहीं है। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट होगा। ठीक है। बाकी सभी जो है कहीं ना ये एग्रीरियन जो है फेस्टिवल है। पोंगल जो है तमिलनाडु, बिहू आसाम, और बैसाखी पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एग्रीकल्चर इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द मेजोरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। एग्रीकल्चर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है लाइवलीहुड का फॉर द मेजोरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। इसमें बता रहे ट्रू है फॉल्स है। तो ये ट्रू है बिकॉज अगर हम देखें आफ्टर इंडिपेंडेंस तो लगभग 75% जो पीपल्स थे वो डिपेंडेंट थे किस पे, उस पे एग्रीकल्चर पे। तो हम अगर बात करें मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है रूरल एरिया के, वो इम्पोर्टेंट सोर्स जो होता है उनका सबसे सिंगल वो होता है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है द डेज कास्ट सच एज वॉशरमैन, पोर्टर्स, गोल्डस्मिथ आर एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन इन। कहाँ पे देखते हैं ये? तो ये सर्विस जो है कास्ट सच एज वॉशरमैन, पोर्टर, गोल्डस्मिथ आर एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन। तो ये रूरल सोसाइटी में देखने को मिलता है। ठीक है। ये अलग अलग कास्ट के लोग जो है ये अलग अलग काम करते हैं। Cultivators who lease the land from landowner have lower income than owner। तो उस कल्टिवेटर को क्या बोलते हैं? कल्टिवेटर होता है जो लीज करता है लैंड फ्रॉम लैंड ओनर से और हैव लोअर इनकम देन द ओनर, और उसकी इनकम भी जो है कम होती है किससे? ओनर से। तो इसको हम बोलते हैं टेनेंट्स। क्या बोलते हैं? टेनेंट्स। फॉर एग्जांपल मान लो एक पर्सन है और वो उसने जो है लीज पे ली एक जमीन लैंड को, किससे? ओनर से। तो ऑब्वियसली बात है जमीन किसकी? ऑनर्स की है। तो जो अर्निंग हो रही है वो बेसिकली देखा है तो ऑनर्स से क्या है वो कम है इसकी अर्निंग, किसकी? टेनेंट्स की। तो ये पर्सन जिसने लीज पे लिया है जमीन को, लैंड को, उसको हम बोलेंगे टेनेंट्स। ठीक है। टेनेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन इन colonial इंडिया इन विच गवर्नमेंट सेटल द रेवेन्यू डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर कॉल्ड। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? तो रैयतवाड़ी सिस्टम बोलते हैं। अब रैयतवाड़ी सिस्टम में होता है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में ये होता था कि डायरेक्टली जो है ब्रिटिश जो रैयत होते थे यानी जो किसान होते थे, किसान उनसे ही डायरेक्टली जो है वो क्या करते थे? रेवेन्यू लेते थे। ठीक है। इससे पहले क्या था? परमानेंट सिस्टम था। तो उसमें होता क्या था? तो उसमें जमींदार को जो है बिहाफ ऑफ ब्रिटिश वो लेते थे। लेकिन रैयत वाले सिस्टम में क्या हुआ कि डायरेक्टली जो है मिडिल मैन को हटा दिया, और ये जो ये रैयत जो है डायरेक्टली पे किसको करेंगे? ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। तो ये जो सिस्टम होता है जिसमें कल्टीवेटर जो है सेटल रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द कल्टीवेटर, और वो कल्टीवेटर से लेते थे, तो उसको बोलते थे रैयतवाड़ी सिस्टम। नेक्स्ट है जाट्स एंड राजपूत ऑफ यूपी लिंगायत इन कर्नाटक एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट कास्ट। ये ट्रू है क्योंकि जाट्स राजपूत जो है यूपी के, लिंगायत जो है कर्नाटक में काफी जो है डोमिनेंट कास्ट है, ये ट्रू है। ठीक है। Member of low rank caste group had to provide labor for fixed number of days a year to village जमींदार landlord is called। तो इसमें क्या है? फिक्स हो जाता है। जैसे मान लो कोई लोअर कास्ट का पर्सन है, यानी उसको हम ए ले लेते हैं, और वो जो है उसको जो है नंबर ऑफ जो है डेज जो है फिक्स हो गया उसका कि आपको जो है इतने दिन आपको लेबर प्रोवाइड करना है अपने ओनर को, यानी विलेज के जमींदार को। ठीक है। या फिर लैंडलॉर्ड, जमींदार को या फिर लैंडलॉर्ड को। तो ये जो फिक्स नंबर ऑफ डेज ये प्रोवाइड करेगा तो इसको हम बोलेंगे बेगा। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? बेगा। नेक्स्ट है एज पार्ट ऑफ द लैंड रिफॉर्म इनिशिएटिव एक्ट दैट प्रिवेंट लैंड राइट टू पेरेंट्स गेव देम सिक्योरिटी वर्क। तो ये अब क्या था? लैंड रिफॉर्म इनिशिएटिव उठाया गया था, एक्ट दैट प्रिवेंट लैंड राइट टू दी टेनेंट्स। ठीक है।
एंड गिव देम सिक्योरिटी वर्क। तो इसमें जो होगा ऑप्शन कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया गया जिसमें कि एक सिक्योरिटी दी गई किसको, उसको टेनेंट्स को। नेक्स्ट है अ पैटर्न ऑफ सीजनल माइग्रेशन दैट इमर्ज ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन वेयर वर्कर्स circulate between their home village and more prosperous areas called। तो एक पैटर्न है जो कि सीजनल माइग्रेशन होता है, बेस्ड ऑन द सीजन के हिसाब से जो है माइग्रेशन होता है। और ये कब हुआ था, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन वेयर वर्कर सर्कुलेट द होम विलेज और मोर प्रोस्पेरस एरियाज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ लेबर। यानी फॉर एग्जांपल मान लो ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आया था, ये बेसिकली प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था, जो भी हमारे खाद्यान्न प्रोडक्शन उसको इंक्रीज करना, बिल्कुल बहुत उस समय फेमाइन प्रॉब्लम चल रही थी देश के अंदर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के आसपास लाया गया। इसका मेन मकसद क्या था, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, यानी एग्रीकल्चर से था ये ग्रीन रेवोल्यूशन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। और ये ज़्यादातर जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के आसपास, ठीक है। यहाँ पे किया गया। तो जो लेबरर थे वो क्या करते थे, वो ऐसी जगह पे जाना पसंद करते थे जहाँ पे जो है उनको जो है जॉब मिल जाए, ठीक है, वर्कर को जो है जॉब मिल जाए। तो सीजन के बेस पे जो इस एरिया में आते थे, ठीक है, क्योंकि उनको पैसे मिल जाते थे वहाँ पे जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे तो ऐसा कुछ था नहीं सिस्टम। तो ऐसे में सर्कुलेट होता था इनका लेबर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ लेबर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सोशलिस्ट हु डिस्क्राइब चेंज इन नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड और एग्रीकल्चरल वर्कर आर शिफ्ट फ्रॉम द पैटर्न्स टू एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। अब इसमें ऐसे सोशोलॉजिस्ट को आइडेंटिफाई करना जो डिस्क्राइब करता है चेंज इन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड, जो कि रिलेशनशिप चेंज होता है लैंडलॉर्ड और एग्रीकल्चरल वर्कर एज अ शिफ्ट फ्रॉम द पैटर्नज टू एक्सप्लॉइटेशन। ये शिफ्ट जब होता है पैटर्नज टू एक्सप्लॉइटेशन, तो इसका जो सही आंसर होगा जैन बर्मान होगा। इसी ने जो इन्होंने जो है कहा था। नेक्स्ट है वर्कर आर ऑल्सो इमर्जिंग एज द मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर लीडिंग टू प्रोपरेट कास्ट ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर लेबर फोर्स। तो ट्रू है, कुछ कुछ लेबर भी जो है अब ये डोमिनेंस होते जा रहे हैं एग्रीकल्चर लेबर फोर्स के अंदर, और लीडिंग टू प्रोपरेट कास्ट ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, देयर इज अ नो क्लोज कनेक्शन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कल्चर। यहाँ पे बोला है कि कोई क्लोज कनेक्शन नहीं है एग्रीकल्चर और कल्चर के बीच में। तो यहाँ पे हम करेक्ट करना स्टेटमेंट को, देयर इज अ क्लोज, एक्चुअली क्लोज कनेक्शन है बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कल्चर। आप देख सकते हैं पोंगल के बारे में हमने बात किया ऊपर, पोंगल क्या है, तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। अब ये जो फेस्टिवल है किससे रिलेटेड है, आपका एग्रीकल्चर से। तो कहीं ना कहीं ये कल्चरल भी है और एग्रीकल्चर का कनेक्शन भी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्लोज कनेक्शन बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड कल्चर। हम ये नहीं कह सकते क्लोज कनेक्शन नहीं है, बिकॉज इंडिया जो है डाइवर्स है, वेरी कल्चरल है, और उसमें बहुत सारे फेस्टिवल जो है बेस्ड ऑन द क्रॉप्स होते हैं। जैन बर्मान कॉल्ड लेबरर वर्कर इन द सेम प्लेस एज फुट लॉस लेबरर। तो जैन बर्मान कहते हैं कि जो लेबरर है वर्किंग इन द सेम प्लेस एज अ फुट लॉस लेबरर। तो इसका जो सही स्टेटमेंट होगा, जैन बर्मान कॉल्ड लेबरर वर्किंग इन एरिया फार फ्रॉम देयर होम एज अ फुटलेस लेबरर। अब अपने घर से बहुत दूर काम कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे फुटलूसेस लेबरर, ठीक है। नेक्स्ट है रैयत मीन्स क्या होता है, तो रैयत मीन्स मैंने आपको बताया कि वो कल्टीवेटर होते हैं तेलुगु, ठीक है, तेलुगु कल्टीवेटर होते हैं जो खेती करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल सोसाइटी, रूरल सोसाइटी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, लेबर ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल मोबिलिटी, डेंसली पॉपुलेटेड, एग्री बिजनेस। तो ये जो है एग्री बिजनेस जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट एक करेक्टरिस्टिक होता है किसका, रूरल सोसाइटी का। नेक्स्ट है आइडिया ऑफ सीइंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड नॉट डिस्क्रिमिनेट इज कॉल्ड। तो हम क्या बोलते हैं जब किसी लोग को हम जो है इक्वालिटी के बेसिस पे देखते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, तो हम कहते हैं कि वो है, हम उसको बोलते हैं साइड ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी में होता है क्या है कि हम जो है सबको एक समान देखते हैं, चाहे ए पर्सन हो चाहे बी पर्सन हो, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क, employment or work necessary for living life, employment or work necessary for the living life which leads to receipt of money is called। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइवलीहुड कहते हैं। यानी आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट और वर्क जो है बहुत नेसेसरी है लाइफ में जीने के लिए, विच लीड टू रिसिप्ट ऑफ द मनी,
इसको क्या बोलते हैं, लाइवलीहुड कहते हैं। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, तो वो थी एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, याद रखना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या था, प्रोडक्शन बड़ा HYB सीड्स का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ये ऐसे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थे जो इसका यूज़ किया गया था प्रोडक्शन में, और काफ़ी ज़्यादा जो है उस समय प्रोडक्शन हुआ था वीट्स का, ठीक है, वीट्स एंड राइस का। नेक्स्ट है, द सबला स्कीम इज फोकस्ड ऑन। तो सबला स्कीम किस पे फोकस करता है, तो ये करता है मेटर्निटी बेनिफिट पे। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट होगा। आपसे पूछेगा स्कीम में किससे रिलेटेड है, तो याद रखना मेटर्निटी बेनिफिट। विच एफर्ट वॉज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड। कौन से एफर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया रीऑर्गेनाइज करने के लिए लैंड को, तो किया गया था लैंड मैनेजमेंट किया गया था, कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर, कंसोलिडेशन, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होता है। ये सभी चीज़ें की गई थी लैंड रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। Our search reasoning question in most of the green revolution area in India, basically medium and large farmer were able to benefit from the new technology। इसमें बोला है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो है मीडियम और लार्ज फार्मर ही जो है बेनिफिट हो सके थे न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से। The made this made the rich farmer better off worsen the condition of landless and marginal landholder। तो इसमें दोनों ही करेक्ट है, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन में वही लोग जिसका यूज़ कर पाए जिसके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी थी, जिसके पास सीड्स के लिए पैसे थे, एक्सपेंसिव सीड्स होते थे ये। तो ऐसे में जो है इसका जो है कहीं ना कहीं उनको रिच बनाया, जो रिच फार्मर थे, और जो गरीब थे जिसके पास लैंडलेस फार्मर थे जिसके कोई कम जमीनें थी, उनको जो है और ज़्यादा उनकी कंडीशन खराब हो गई थी। तो ऑप्शन जो है इसका ए होगा, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, ग्रीन रेवोल्यूशन प्रमोटेड प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, डिफरेंशिएशन प्रोसेस को प्रमोट किया। नेक्स्ट है, द एम्प्लॉयमेंट और एंड वेजेस फॉर एग्रीकल्चर वर्कर डिड इंक्रीज इन मेनी एरिया बिकॉज डिमांड ऑफ लेबर इंक्रीज। इसमें बोले कि अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, प्रमोटेड प्रोसेस डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को प्रमोट किया, लेकिन इसमें ये भी कह रहा है कि जो है इससे क्या हुआ, इंक्रीज हो गया बहुत सारे वर्कर की डिमांड, और ठीक है एग्रीकल्चर वर्कर जो है इंक्रीज हो गए इसमें। तो इसमें जो है ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ऑप्शन ए का आर, ठीक है, याद रखना ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, जो कि आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।